नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है और हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि संभल में यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिसे बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया था। तो प्रशासन के मुताबिक इस मस्जिद का नाम गौसुल बरा है और यह संभल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में बनी हुई है। 2 अक्टूबर को डीएम एसपी के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे तोड़ने के लिए पहुंचा था और प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बना मैरिज हॉल तोड़ दिया था। जब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने डीएम से खुद इसे तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत भी मांगी और आपको बता दें कि डीएम ने 4 दिन का वक्त भी दिया था। स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोग मस्जिद को तोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिससे आदेश के मुताबिक 4 दिन बीत जाने के बाद भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें, ये वो मस्जिद नहीं है जिस पर हाल ही में विवाद हुआ था, बल्कि ये दूसरी मस्जिद है जो तालाब की जमीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला यहां पर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें बैरन वापस भेजा है, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि इनके पास कोई भी सब्सटेंशियल चीज नहीं थी जिसको प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया अदालत को लगे कि इस मामले में दखल दिया जाए। दूसरी बात, उन्हें जो राइट दिया कि भाई आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी अपील दी भी करना है तो आपके सारे वो दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि अभी तक के समय का कोई उपयोग किया नहीं। आपने ग्राउंड लिया कि भाई यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसलिए जो है हमारे को रिलीफ दी जाए। तो अदालत ने इसमें मतलब कोई भी सब्सटेंस आपके पिटीशन में नहीं पाया और इसके नाते खारिज की। और एक चीज मैं बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख बड़ा साफ है। जितनी भी पिटीशन वहां पे जा रही है, खासकर इस तरह के मामलों में, वहां पर अगर आपका टाइटल नहीं है, आपका कोई ग्राउंड नहीं है, खासकर पेपर पे, तो आपको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप रिट में चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट चले गए हैं, आपको थोड़ी सी मोहलत दी जाए और टेक्निकल चीजें ले लें कि आप भाई 2 अक्टूबर को नहीं कर सकते या ऐसे किसी सैटरडे संडे पे नहीं कर सकते। इन सब चीजों के पॉइंट से जो है अदालत कन्विंस नहीं होती है और हुई भी नहीं। इस मामले में भी आपने देखा जो है जी। तो इस मामले में अभी उनके पास जो ऑप्शन था कि निचली अदालत जाते, लेकिन 4 दिन का जो मोहलत प्रशासन ने दिया है उसका तो उन्हें उपयोग करना चाहिए। अब संडे है, कल फ्राइडे भी वो कर सकते थे, लेकिन बात ये थी कि उन्होंने अपना उपयोग किया नहीं, वो हाई कोर्ट भाग करके गए। जबकि सही भी इस तरह के मामलों में आपको प्राइमा फेसाई जिला अदालत की तरफ ही रुख करना चाहिए, क्योंकि एक रॉन्ग प्रैक्टिस शुरू होगी कि अगर हर मामले में लोग भाग करके प्रयागराज हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो ये तो बिल्कुल इतने बड़े राज्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जो है। संदीप जी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने तो यह फैसला यहाँ पर सुना दिया है, जो याचिका दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब इस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका तो लग गया है, कोई और विकल्प यहाँ पर बचता है क्या? आगे विकल्प है उनके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पड़ जा रहा है कल संडे होगा और संडे के बाद मंडे अदालतें खुलेंगी जो है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है कि किसी भी मामले पर अदालत को छुट्टी के दिन सुनने के लिए कहना। आज भी अदालत ने एक तरह से कहें कि उनके लिए फेवर ही किया है कि सैटरडे के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना समय निकाला, उनकी पिटीशन पे सुना। लेकिन जब पिटीशन में आपके कुछ टाइटल को लेकर के कुछ हो, भाई आपका मालिकाना हक है या कुछ ऐसा है, तब तो अदालत दखल देना ऐसे मामलों में। जी चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हिंदू धर्म गुरु महादेव बाबा जी हमारे साथ जुड़ गए। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी, जिस तरीके का ये फैसला आया है, किस नजरिए से आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अब इस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। देखिए, मैं इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और योगी सरकार, मोदी सरकार को बहुत बहुत, बीजेपी सरकार को बधाई, शुभकामनाएं समस्त सनातनियों को। और वास्तव में जो इलीगल है
जो अन्याय पूर्वक है और कोर्ट ने न्याय किया है और ये न्याय होना चाहिए। वास्तव में बहुत ऐसी चीजें हैं कि जिससे हिंदू बहुत परेशान है और न्याय की आशा में बहुत समय से था, लेकिन अब ये न्याय की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत उत्साहित है और ये न्याय होना ही चाहिए। अच्छा बाबा जी, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने खुद ही समय मांगा था 4 दिनों का इस मस्जिद को ढाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो मस्जिद को तोड़ रहे थे उससे साफ तौर पर जाहिर था कि बहुत धीमी गति से ये काम हो रहा था। और कोर्ट ने जिस तरीके से अब याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब कहा जा सकता है कि एक बार फिर बुलडोजर चलने का जो रास्ता है वो इस मस्जिद पर अब साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्याय को जितना डिले करते हैं तो अन्याय का एक प्रतिरूप माना जाता है, इसलिए न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए और न्याय त्वरित होना चाहिए और तभी न्याय का असली आनंद और असली संदेश जाता है जनमानस में। और आज बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं और वास्तव में उन समस्त पेंडिंग केसों में न्याय होना चाहिए और तभी न्यायपालिका पर जनता का विश्वास रहता है। और सनातनी बहुत समय से पीड़ित है और बहुत ऐसे मामलों में ऐसे फैसले आ जाते हैं कि वो परेशान होता है, न्याय नहीं मिलता, काफी देर तक देर होता है। लेकिन अब ये सुधार एक आशा रूप में हम माँ भगवती की कृपा, भगवान महादेव जी की कृपा हम देख रहे हैं और कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो रही है और जल्दी न्याय मिल रहा है, तो इसको आशा के रूप में हम एक आशावादी रूप में देख रहे हैं। जी बाबा जी, आप तो इसको न्याय करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे अन्याय करार देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। बिल्कुल गलत ये बात कह रहे हैं। आज तक कभी कोई ये नहीं बता सकता कि सनातन में कभी भी किसी ईद पर और किसी बकरीद पर पत्थर मारे हों, लेकिन जितना भी ये अत्याचार करते हैं और ईद ये नमाज शुक्रवार को पढ़ के और सभी रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, गणेश पूजा पे पत्थरबाजी, हिंदुओं को प्रताड़न करना। लव जिहाद के अंदर 13 लाख अभी बहने माताएं गायब हैं हिंदुओं की, 2023 में संसद में आंकड़े पेश किए गए। लेकिन ये लव जिहाद के अंदर कभी सुना है किसी ने कि कोई मुस्लिम लड़की लव जिहाद में परेशान की गई हो सनातन? क्योंकि सनातन लड़का वो प्रेम कर सकता है, विवाह कर सकता है, लेकिन वो काट कर कभी फ्रिजों में नहीं भरेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर सौहार्द है और वो प्रेम को भी प्रेम करने के पश्चात पूरा जीवन निभाने की कला सिखाते हैं हम लोग। लेकिन ये लोग मार काट कर और जीवन का शोषण करके, एक ही बेटी से कई लोग उसका शोषण करके, उसका रेप करके, बलात्कार करके और उसके पश्चात वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करना, और एक नहीं अनेकों केस है, भरे पड़े हैं। तो ये चीजें ये लोग झूठा कहते हैं। अभी चाइना के अंदर बुर्का बैन है, दाढ़ी बैन है, मस्जिद बैन है, सब कुछ बैन है, लेकिन वो चाइना की कोई बुराई नहीं करता। लेकिन भारत के अंदर सब छूट है, लाखों मस्जिदें हैं और यहाँ पर मजार, सऊदी अरब में मजार मना है, वहाँ कोई मजार पक्के नहीं है, लेकिन भारत के अंदर लाखों पक्के मजार हैं, जबकि कुरान के अंदर पक्के मजार को मान्यता ही नहीं है। लेकिन ये जमीन हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए से सब करते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं कि समुदाय विशेष पे। हमेशा जितने आतंकवादी हैं 99.9% सब मुस्लिम होते हैं, क्योंकि इस्लाम ने आतंकवाद सिखाया। ये रेप कभी भी हमारे साथ सनातन के 140 शास्त्र ग्रंथ हैं, लेकिन उसमें से कहीं भी रेप शब्द नहीं आया है। लेकिन ये इस्लाम ने आके रेप सिखाया, मारधाड़ मचाया और हिंदू प्रताड़ित है, हिंदू दुखी है। और हिंदू हम दो हमारे दो और ये हम दो हमारे 40 सबके हाथ 47 और उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को काट डाला, पाकिस्तान में मार डाला, कश्मीर के अंदर बुरा हाल कर दिया। फिर कहते हैं यहाँ पर हिंदू है तो आप रह पा रहे हैं, अगर 50% मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर कोई हिंदू नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सनातन ही है जो बचे हुए हैं और सौहार्द और लिव एंड लेट लिव की भावना और संदेश सनातन देता है, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बाबा जी, जिस तरीके का फैसला है मुस्लिम पक्ष को तो एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है, लेकिन अभी भी विकल्प मुस्लिम पक्ष के पास है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका अपनी दायर कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, याचिका दायर करेंगे ही, लेकिन एक बात और है, अभी ऐसे झटके अभी और भी लगेंगे मुस्लिम समाज को, क्योंकि अब पूरा का पूरा परिदृश्य बदल रहा है और सबको सच्चाई समझ में आ रही है, सबको षड्यंत्र समझ में आ रहा है और ऐसे अभी झटके और लगेंगे। अच्छा होगा कि मुस्लिम पक्ष सुधर कर और देश हित की बात करें, देश को जलाने की बात ना करें, सौहार्द को बिगाड़ने की बात करें, लव मोहम्मद करें, लेकिन घर में करें।
ठीक है। रोडों पे डंडा और पत्थर लेके लब मोहम्मद करेंगे तो फिर योगी जी का डंडा भी लब करने लगेगा। बड़ा समस्या ये है। चलिए तो बाबा जी, बुलडोजर हमारे चलेगा ही साथ चलेगा। जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये वो मस्जिद नहीं है जिस पर हाल ही में विवाद हुआ था, बल्कि ये दूसरी मस्जिद है जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में ये मस्जिद स्थित है। तो संभल में अब ये मस्जिद तोड़ी जाएगी। हाई कोर्ट की तरफ से ये याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी जिसमें मुस्लिम पक्ष ने इस मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन ना हो इसको लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर लगा है। तो हाईकोर्ट का ये फैसला सामने आया, मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका। संभल में अब ये मस्जिद तोड़ी जाएगी जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में स्थित है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मस्जिद को खुद ही ज़मींदोज़ करने के लिए 4 दिन का समय यहाँ पर मांगा गया था, लेकिन बहुत ही धीमी गति से ये कार्य होता हुआ नज़र आ रहा था। अब हाईकोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब याचिका खारिज होने के बाद इस मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है। तो मस्जिद पर बुलडोज़र चल सकता है। और आपको बता दें, इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, बहुत स्वागत है आपका। हाजी साहब, ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर हाई कोर्ट से लगा है और मस्जिद पर जो बुलडोज़र एक्शन होना है उस पर रोक लगाने से इनकार हाई कोर्ट ने कर दिया है, क्या कहेंगे? हाँ साहिल जी, देखिए हम लोगों को कोई झटका नहीं लगा। हम लोगों को तो झटके खाने की आदत सी पड़ गई है। देखिए हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। और रही बात यहाँ पर कि बुलडोजर को लेकर जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट का आदेश आया कि भी रोक नहीं लगेगी, तो देखिए हम लोगों के लिए ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का। और देखिए भारत का संविधान भी इसी बात को कहता कि भी हम एक कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो हम दूसरी कोर्ट में जाएंगे, या दूसरी कोर्ट में है तो अपर कोर्ट में जाएंगे। तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट एक पूरी तरीके से खुला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी बात रखेंगे। हम तो लीगल प्रोसीजर की तरह चल रहे, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो फिर वो कहते कि नो आपको हाई कोर्ट आना, तो अब हम हाई कोर्ट से लेकिन हाजी साहब, हाँ ठीक है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प यहाँ पर है, लेकिन अगर बात की जाए तो इस मस्जिद को ढाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 दिन का समय मांगा गया था और उन्होंने कहा था कि वो खुद ही इस मस्जिद को ज़मींदोज़ कर देंगे। लेकिन देखने को मिला कि जो ये ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई थी वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और अब हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, तो कभी भी इस मस्जिद पर बुलडोज़र चल सकता है। हाँ साहिल जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि देखिए यहाँ पर जो 4 दिन का टाइम दिया गया था, तो उसके लिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ साहिल जी, क्या भारत के अंदर सर्वे जब होता है सिर्फ एक ही धार्मिक स्थल का सर्वे होता है कि हाँ जी ये मदरसा अवैध है, ये मस्जिद अवैध है, या सिर्फ अन्य स्थलों का भी सर्वे होता है? अभी तक तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी दूसरे अन्य स्थलों का जिक्र नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मदरसा और मस्जिद के अलावा। लेकिन बुलडोजर ने सीधा एक ही चीज है, उसे पता है कि हाँ कब मुस्लिम के मस्जिदों की तरफ रुख होना, कब मदरसों की तरफ रुख होना। तो मदरसा भी ये बुलडोजर भी अच्छी तरीके से जानता कि उसको कहाँ पर जाना है और कब उसको अपने बुलडोजर को अपना काम करके दिखाना है, वो बुलडोजर भी जानता है। लेकिन हम लोगों के लिए संविधान सर्वोपरि है, हम संविधान को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह हम अपनी याचिका दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हाँ देखिए किस तरीके से हमारे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चल रहा है। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि हमने अपनी कोर्ट पे पूरा भरोसा और इंशाल्लाह देखिए कोर्ट से हमें बिल्कुल। अच्छा हाजी साहब, आप इस पूरी कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ये क्या किस तरह की ज्यादती हो रही है? हाँ साहिल जी, देखिए ये जाति क्या, ये तो देखिए हमारा जो कोर्ट है वो तय करेगा कि वो जाति हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से तो सर बुलडोजर एक्शन को अनुमति यहाँ पर मिल गई है, बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, तो अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो सहमति दर्ज कराइए अपनी।
हाँ, तो फिर अभी देखिए हम सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस मस्जिद पर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए था और आप सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इख्तियार कर रहे हैं, तो आखिर आपके समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद को जमींदोज करने के लिए हामी क्यों भरी, 4 दिन का समय क्यों मांगा? हाँ साहिल जी, देखिए 4 दिन का समय इसलिए मांगा क्योंकि देखिए वहाँ पर हम जो मस्जिद को जिस तरीके से देखा भी होगा, अपने वहाँ पे हल्का हथौड़े से तोड़ रहे थे, लेकिन मस्जिद पे वो तोड़ बेशक रहे थे मगर हमारे अंदर। अरे हाजी साहब, हमने तस्वीरें देखी है जिस तरीके से वो मस्जिद को जमींदोज करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे तो 1 साल तक ये मंदिर नहीं टूटेगा। नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद की बात कीजिए आप। मस्जिद की बात कर रहा हूँ सर मैं, मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से 4 दिन का समय मांगा गया है और मस्जिद पर जिस तरीके से वो ईंट बरसा रहे हैं, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा मामला। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बयान आते थे कि कहा जाता था कि संभल एक धार्मिक नगरी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक नगरी बनाने के चक्कर में हमारी जो मस्जिद है, मदरसे, कहीं ना कहीं वो उसमें अड़चन डाल रहे हैं धार्मिक नगरी के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने कोर्ट के तरफ रुख करेंगे, कोर्ट पे हमें विश्वास है और कोर्ट को अपनी बातें बताएंगे कि नगरी के अंदर हमारी मस्जिद मदरसे सेफ नहीं है, जबकि ये देश संविधान से चलता है। यहाँ सबके धार्मिक स्थल सुरक्षित होनी चाहिए, एक समुदाय का। थैंक यू। चलिए हाजी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो संभल की मस्जिद को लेकर जिस तरीके का ये फैसला सामने आया है, मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। अब बुलडोज़र एक्शन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके बाद जो मस्जिद पर बुलडोज़र एक्शन है वो कभी भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। तो संभल मस्जिद को लेकर ये बड़ा फैसला हाई कोर्ट का, बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार हाई कोर्ट ने कर दिया है। तो जो तालाब की ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है और असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में ये मस्जिद स्थित है, इस पर अब बुलडोज़र एक्शन कभी भी हो सकता है। तो बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तो संभल में अब ये मस्जिद तोड़ी जाएगी और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बरेली की। बरेली में आपको बता दें कि शहर में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था और सपा के इस डेलीगेशन में कुल 14 नेता थे, जिन्हें शनिवार को बरेली जाने से रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान मौके पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन सहित कई बड़े नेता शामिल थे। बता दें कि सपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने वाला था। बरेली दौरे पर जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद भी माता प्रसाद ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रोक लिया। इसके बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। वहीं सपा नेता हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्ला नदवी और इकरा हसन बरेली के लिए निकल गए थे। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमें अभी नोटिस के बारे में नहीं पता, हम बरेली जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। वहीं माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सांप्रदायिक मामला नहीं है हिंदू मुस्लिम का, जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। केवल ज्ञापन देने एक समुदाय जा रहा था, उसके साथ मारपीट हो गई। वहाँ एक समुदाय पुलिस प्रशासन से डरा हुआ है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। संभल सांसद के घर के बाहर तो भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। तो सपा का ये डेलीगेशन बरेली जाना चाह रहा था, लेकिन सपा के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें माता प्रसाद पांडे, जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन जैसे नेता शामिल हैं। बता दें कि डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया और बरेली में स्थितियों को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। प्रशासन की तरफ से लगातार सख्ती भी बरती जा रही है और तमाम व्यापक कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं।
तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े इसको लेकर तमाम कदम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वहीं आज सपा का एक डेलीगेशन बरेली के लिए निकला, लेकिन आपको बता दें कि उस डेलीगेशन को रोक दिया गया और कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए रत्नेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश जी, धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली के लिए निकला, लेकिन कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कई नेताओं को वहां जाने से रोका गया। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी प्रमुखता रही है कि कानून एवं व्यवस्था को प्रदेश में बनाए रखा जाए। डेलीगेशन जाए मिले, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं बरेली में, अभी पिछले शुक्रवार को जिस प्रकार की वहां पे दंगे जैसी स्थिति बनी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कार्य कर रहा था। कल शुक्रवार के दिन वहां पर शांतिपूर्वक जुमे की नमाज भी कराई गई। वहां पर स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। अब विपक्षी दलों को अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों के जाने से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जो निषेधात्मक कार्रवाई की होगी वो विधि सम्मत और संविधान सम्मत ही की होगी। अब अगर इनको लगता है कि मिलना चाहिए तो आप बाद में भी जाके मिल सकते हैं। अभी वहां की स्थितियां, या तो विपक्ष के नेता इस बात की गारंटी देते सरकार को और प्रशासन को कि उनके जाने के बाद कोई दंगा नहीं भड़केगा, कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न नहीं होगा। रत्नेश जी, हमारे साथ मयंक शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। मयंक जी, बहुत धन्यवाद आपका। लगातार जिस तरीके से डेलीगेशन बरेली जाने की मांग पर अड़ा हुआ है, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी यहाँ पर किया गया, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त वहाँ पर काफी ज्यादा संवेदनशील है, तो क्या वजह है कि इस तरीके से वहाँ पर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं क्योंकि बरेली का ही हूँ और हमारे जो भाजपा प्रवक्ता जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लिख के दे कि कोई बवाल नहीं होगा, तो मैं अभी स्टाम्प भिजवा दे जिलाधिकारी महोदय से, हम लोग लिख के दे देंगे, क्योंकि शायद इन्हें भूल गए हैं कि बवाल कराने का जो विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी भाईचारा एकता की मिसाल पेश करती है, तो बवाल कराना ये सब काम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाके कराती आई है, इसलिए उन्हें वही लगता है कि दूसरे लोग भी वही कराएंगे। और रही बात बरेली की, तो बरेली में कोई बवाल नहीं था, एक जुलूस था, उस जुलूस पे कार्रवाई करी। उसके बाद जिस तरीके से नेट बंद करके माहौल खराब करना, इंटरनेट बंद करना और तमाम तरीके की साजिश प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, शासन द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जो जनता द्वारा चुने हुए नेता हैं, सांसद जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, जो जनता की बात रखने का काम करते हैं, जनता ने उन्हें चुन के इसलिए भेजा है कि जनता के हितों की बात कर पाए। अगर उनके जाने से कोई दिक्कत होती तो जनता वो जवाब देते कोई सार्थक, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशासन का सिर्फ इतना कहना है कि आपके आने से माहौल खराब होगा, ये कोई बात नहीं हुई। सर, यहाँ पे क्योंकि सरकार और प्रशासन बहुत सारी बातें छुपाना चाहता है, उनको ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा तो उससे बहुत सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है रत्नेश जी, सुन पा रहे हैं ना आप? तमाम बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप बातों को छुपाना चाहते हैं, यही वजह है कि डेलीगेशन को रोका जा रहा है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि दंगा कराने की बात इन्होंने की। मैं आपको एक डेटा देता हूं, समाजवादी पार्टी की 2012 से 2016 तक जो 4 साल की सरकार थी, उसमें प्रतिदिन 24 रेप होते थे, 21 अटेम्प्ट टू रेप होते थे, 35 किडनैपिंग होती थी, 13 हत्या होती थी, 19 दंगे होते थे, 136 चोरियां होती थी। इनके 4 साल के कार्यकाल में 93 लाख से ज्यादा अपराध रजिस्टर्ड हुए थे, और वो उस समय रजिस्टर हुए जब अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं का शासन चलता था इनकी सरकारों में। इनके मुख्यमंत्री इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। तब 93 लाख अपराध रजिस्टर हुए थे, तो सोचे कितने ऐसे अपराध होंगे जो इनकी सरकार में रजिस्टर भी नहीं हो पाए। और ये लोग आज हमको कानून व्यवस्था की बात बताते हैं। मैं फिर कहूंगा
कि किसी को भी आई लव मोहम्मद कहने से हमारी सरकार ने मना नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी, जो नेता साथी हैं, वो अपने गले में आई लव मोहम्मद की तख्ती डालने घूमे, उनको कोई गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा लिखे तो आप कहिए, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद बोलकर अराजकता फैलाएंगे, कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे, आप विधि का उल्लंघन करेंगे, तो उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्रत्येक पुलिस वाले को समझावन दास के रूप में बैठा रखा है। मयंक जी समझोगे तो ठीक है, देखिए नहीं तो तख्ती लटका के जो घूमने की बात कह रहे हैं, मैंने इनके पीछे नहीं बोला, तख्ती लटका के तो इन्हें भाजपा के लोगों को घूमना चाहिए। रत्नेश जी आ रहा हूँ, जवाब ले लेते हैं। अगर वो वीडियो अगर आप निकाल के देखेंगे तो जो जुलूस आया, ठीक है, हो गया, इनका बता दीजिए, उसके बाद बोलूंगा मैं। आपके बीच में नहीं बोला था भाई, सुनिए, या बीच में बंदरों से उछल कूद मत करिए। एसएसपी हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आप एंकर की बात नहीं सुन रहे, एंकर कह रहे चुप हो जाओ, चुप ही नहीं हो रहे, चुप रहिए। ठीक है, एक एक करके थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए। ठीक है रत्नेश जी, जवाब ले लेते हैं। मयंक जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, लटका के जरूरत इनको है गले में कि हम दंगा ही रहे हैं, दंगा कराने का काम भाजपा ने। अब ये बड़े बड़े बताइए, सिखा रहे हैं हमें, खुद बोलना नहीं आता इन्हें, समझाएंगे, इन्हें समझाइए भैया, इनको नंबर खत्म हो गया है। बोलिए मयंक जी, अपनी बात रखिए जल्दी। तो गले में तख्ती लटका के घूमना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। वो तख्ती पे ये लिखे कि हम पुराने दंगाई हैं, हम दंगा प्रायोजित कराते हैं। अरे बीच में मत बोलिए, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला, आप जब बोले हम नहीं बोले। तख्ती डाल के हर एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मत बुलाया करिए, जिनका डिबेट करना नहीं आता। फोन करते हमें, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आप लोग तख्ती पे लटकाइए कि हम दंगाई हैं, आप लोग दंगाई रहे हैं, दंगा कराने प्रायोजित काम करते हैं आप लोग। एंकर महोदय जब बोलने नहीं किया तो म्यूट कर दीजिए या फिर मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक एक करके रत्नेश जी जवाब ले लेते हैं, फिर आप अपना सवाल रखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये जानती है कि किस तरीके से बवाल करा के, दंगा करा के हमें सरकार में बने रहना है। पहले ये दंगा करा के सरकार में आए, अब दंगा करा के, बवाल करा के सरकार में बने रहना चाहते हैं। इन दोनों बातों को समझते हुए जान लेना चाहिए कि भाजपा ने तख्ती लटकाने की बात करी, मैंने नहीं करी, मगर तख्ती लटकाने की बात है तो इन्हें कहना चाहिए भाजपा वालों को तख्ती लटका के कि हम पुराने दंगाई हैं, हमें और कुछ नहीं कहना है। रत्नेश जी, इसके अलावा ठीक है प्रदेश में देखिए अब इन्होंने मुझे बीच में मत टोके सपा के जाते, ठीक है, मैं भी जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, जो बरेली का जो वीडियो आया, उसमें एसएसपी ने कहा कि आप लोग आए, आपकी बात शासन तक, आपकी बात सरकार तक पहुंच गई, अब आप लोग अपने घर जाइए। उसके बाद क्या वो लोग वापस लौटे? नहीं लौटे ना, उन्होंने हंगामा किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके कार्रवाई की ना, और ये वीडियो है उस बात का। तो क्या ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि दंगा करने वाले, अराजकता फैलाने वाले लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, जहां आप एसपी की हत्या कर देंगे, डीएसपी की हत्या कर देंगे, सिपाही की हत्या कर देंगे, इंस्पेक्टर की हत्या कर देंगे, सीएमओ को किडनैप कर लेंगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जहां आप सीओ को गाड़ी में बांध के दौड़ाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून एवं संविधान के अंदर रहकर काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो लगा देते आतंकी प्रवृत्ति को देने वाले मौलाना हो, चाहे इनके शफीकुर रहमान बस जैसे सांसद हो। कानून और संविधान में रहकर काम करेंगे तो स्वागत है। चलिए, ठीक है रत्नेश जी, शफीकुर रहमान बर्क जी का निधन हो चुका है, तो सामान्य ज्ञान तो इनका वैसे ही कमजोर है। और ये वो भाजपा की सरकार है जो एक माँ बेटी को जेसीबी और बुलडोजर के माध्यम से जिंदा जला देती है। अपराध के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा ज्ञान ठीक करना चाहिए। एनसीआर अच्छा ठीक है मयंक जी, ठीक है उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, मेरा बस सीधा सा सवाल आपसे ये है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। ठीक है मयंक जी, कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने का काम भाजपा कर रहे हैं। अच्छा मयंक जी, सीधा सवाल मेरा, और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इतनी इजाजत देता है समय कि हम इस चर्चा को हमें रोकना होगा, लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि जब इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफी गंभीर वहां पर बनी हुई है, संवेदनशील इलाका है, तो ऐसी जगह पर इस वक्त जाने की जिद क्यों? कोई संवेदनशील नहीं है, बरेली बिल्कुल शांत है, कोई बवाल नहीं हुआ। जितना बवाल हुआ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी वजह से बवाल फैला, और नेट बंद करके सिर्फ पैनिक करने का काम प्रशासन और शासन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना बवाल किए ही बवाल कराने की स्थिति बनाए हुए। बरेली पूरा शांत है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब के तहत हम लोग रहते हैं। चलिए मयंक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रत्नेश जी, उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप लोग खराब कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन खराब कर रहा है और जबरदस्ती का हुआ बनाया गया है।
अब देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता उनको विपक्ष में बैठने का सौभाग्य दे रही है और वो लोग विपक्ष में अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाजवादी पार्टी राज्य में और केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों को अगले 25-30 सालों तक विपक्ष में ही रहने की लायक सीटें दे दिया करें, ताकि ये लोग जनता के हित में काम कर सके। और रही बात वहां जाने की, तो स्थिति वहां पर क्या थी मैंने स्पष्ट बता दिया। SSP ने क्या बोला था, उसके बाद दंगा करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से तौकीर रजा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सानिध्य में रहते हुए किस प्रकार की अकूत संपत्ति बनाई, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए, दिक्कत ये है ना कि जब कानून का पालन ना करने वाले लोगों से कानून का पालन कराया जाता है तो ऐसे ही चिल्ला मचाते हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संविधान और कानून के तहत रहकर आपको कार्य करना होगा। चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए रत्नेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार करने के लिए पुलिस तमाम तरीके के व्यापक कदम यहां पर उठा रही है और फिलहाल सपा के डेलीगेशन को बरेली जाने से रोका गया है। कई सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का जो आक्रोश है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।